काव्या बहुत छोटी थी जब उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसकी माँ के जाने के बाद उसके पिता ने ही उसकी परवरिश की थी। वो काफी अमीर थी, इसलिए उसे अपने रंग रूप और पैसों पर काफी घमंड था। क्योंकि काव्या इकलौती थी, ऊपर से काफी अमीर भी थी, जिस वजह से लोग उसके आगे पीछे घुमा करते थे। ऐसे ही एक दिन। करिश्मा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे डिस्टर्ब मत कर। मेरा पार्टी करने का मन पहले था, लेकिन अब नहीं है। पर यार काव्या, हम लोग बुरी तरह से फंस जाएंगे। तेरे कहने पर हमने इतना महंगा लाउंज अमन के बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए किया था। सबने अपने अपने हिस्से के पैसे दे दिए और तू बची है, और एंड मौके पर तू मना कर रही है। भूलो मत कि 50% पैसा मैं अकेले दे रही हूँ, और वैसे भी अमन और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, और उसके लिए मैं कोई भी पार्टी अरेंज क्यों करूँ? वो पहले मेरा बॉयफ्रेंड था, अब हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। फिर भी क्योंकि मैंने कहा था, इसीलिए मैं अपने हिस्से का पैसे तुम लोगों को दे रही हूँ, और तुम लोग जाके गरीब को बर्थडे पार्टी दे देना, मैं तो आने वाली नहीं हूँ। इस तरह से काव्या करिश्मा को कुछ पैसे देकर वहाँ से भेज देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और काव्या घर में ही रहती है। काव्या को घर में देख उसके पापा उससे बात करते हैं। काव्या बेटी, अब तू बड़ी हो चुकी है और तेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं तेरी शादी कर दूं। तेरी शादी करने के बाद ये घर जमीन सब तेरे नाम करके मैं खुद 4 धाम की यात्रा पर चला जाऊंगा। पापा, इतनी भी क्या जल्दी है शादी करने की? शादी कर लूंगी, कोई ढंग का लड़का तो मिले। एक लड़का मिला था, लेकिन उससे मेरा ब्रेकअप हो चुका है। ऐसा क्या किया उस लड़के ने जो तूने उससे ब्रेकअप कर लिया? पापा, मैं मानती हूँ कि मैं काली हूँ, लेकिन मुझे खुद पे बहुत भरोसा है और खुद से बहुत ज्यादा प्यार भी करती हूँ। भले ही मैं काली हूँ, लेकिन सुंदर बहुत हूँ। और उस अमन के बच्चे ने मेरे रंग का मजाक बनाया था, इसीलिए मैंने उसकी औकात दिखा दी और छोड़ दिया उसे। अब तो बस मुझे एक सच्चे आशिक का इंतजार है जो मेरा हाथ थामे। ठीक है बेटा, जब तुझे तेरा सच्चा आशिक मिल जाए तो तू मुझे आकर बता देना। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब काव्या अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाती है। कुछ देर बाद जब काव्या रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगती है तो वो अपना पर्स रेस्टोरेंट के अंदर ही भूल जाती है। जिसके बाद गौरव नाम का एक लड़का काव्या का पर्स लेकर उसके पास जाता है। मिस ब्यूटी क्वीन, आप अपना पर्स अंदर ही भूल गई थी। अगर मेरी नजर आप पर, मेरा मतलब है आपके पर्स पर नहीं जाती तो शायद ही किसी और की जेब में होता। थैंक यू सो मच। मैंने आपको पर्स ला कर दिया और आप मुझे इतना सूखा सूखा थैंक यू बोल रही हैं। मिस ब्यूटी क्वीन, मेरे साथ कम से कम एक कप कॉफी पीना भी पसंद नहीं करेंगी? ऐसा कुछ नहीं है, और अगर आप इतना कह रहे हैं तो जरूर। अब गौरव काव्या को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। इस तरह से उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और काव्या रोज गौरव से मिलने लगती है और धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब क्या था, अब काव्या अपने पापा को गौरव के बारे में बता देती है और बहुत जल्द काव्या की शादी गौरव से हो जाती है। गौरव ज्यादा अमीर नहीं था, इसलिए जब काव्या गौरव के साथ उसके घर में जाती है तो उसके घर में एडजस्ट नहीं कर पाती और अपनी सास नैना से बोलती है, माँ जी, गौरव जी तो मेरी बात मानने ही वाले नहीं है, और सच में ये घर बहुत छोटा है। ना इस घर में एसी है, ना ही कोई फैसिलिटी है। मैं इस घर में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाऊंगी। आप गौरव जी को समझाइए और उनसे कहिए कि आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलो। शादी होने के बाद वो सब कुछ मेरा ही तो है, और जो मेरा है वो गौरव जी का भी तो है। बहू, तू बोल तो सही रही है, पर तू जानती है ना कि गौरव कितना खुददार है। पर अब तू इतना कह रही है तो मैं एक बार गौरव से बात करूंगी। अब जैसे ही रात को गौरव घर आता है, नैना गौरव से बात करती है। गौरव अपनी माँ की बात को मना नहीं कर पाता और बहुत जल्द गौरव अपनी माँ और काव्या के साथ काव्या के घर रहने के लिए चला जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। शादी के बाद काव्या के पिता की सारी प्रॉपर्टी काव्या के नाम हो जाती है और उसके पापा तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन काव्या शॉपिंग करने जाती है और जब वो शॉपिंग करके घर आती है तो अपनी सास और अपने पति को बात करते हुए सुनती है, जो आपस में एक दूसरे से बोल रहे होते हैं। गौरव बेटा, तूने बिल्कुल सही लड़की पर हाथ मारा है। उस लड़की को किराए का घर भी पसंद नहीं आया। सोच, अगर वो हमारी झुग्गी जैसे घर में जाती तो उसका क्या होता। माँ काली से तो मैंने शादी ही इसलिए करी क्योंकि वो अमीर है,
उस दिन रेस्टोरेंट में जब वो अपने दोस्तों से बात कर रही थी तो मैंने उसकी सारी बातें सुन ली। तब मैंने ठान लिया कि मैं शादी अब इस कलूटी से ही करूंगा और हम इसकी प्रॉपर्टी पर राज करेंगे, वरना कहाँ आपका बेटा हीरो जैसा। भला आपको इस काली में क्या इंटरेस्ट आएगा? वो सब तो ठीक है बेटा, पर अब आगे का प्लान क्या है? इस कलूटी के साथ ही पूरी जिंदगी बितानी है या इसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर इसको धक्के मार कर निकालना है? आखिर मेरी जिया बहू कब आएगी इस घर में? जिया बहू? ये जिया कौन है? और आप लोगों ने मुझे धोखा दिया। गौरव, तुमने मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की। काव्या उन लोगों की सारी बातें सुन लेती है। अब उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। गौरव का सच जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी सास और गौरव से सवाल करने लगती है, जिस पर गौरव उससे कहता है, हाँ काव्या, हम लोगों ने तुझे धोखा दिया और कल्लो कहीं की तूने कभी खुद को शीशे में देखा है कि तू कितनी कलूटी है? कहाँ तू और कहाँ मैं? हंस और कौवे का कभी मेल नहीं हो सकता। ऊपर से तेरा ये घमंड, भला किसी काले इंसान के अंदर इतना घमंड कैसे हो सकता है? क्यों माँ? अरे गौरव बेटा, इस लड़की को घमंड अपनी सूरत पर नहीं, अपने पैसों पर है, पैसों पर। मेरे पास पैसा है इसीलिए मुझे घमंड है, और इसीलिए तुम दोनों माँ बेटे मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि ये सच जानने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी? कभी नहीं। करनी तो तुझे पड़ेगी। ए बुढ़िया, ये धमकी ना किसी और को देना। मेरा नाम काव्या है, काव्या। मैं किसी से डरती नहीं बल्कि डरा के रखती हूँ। और तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद तुम्हारे साथ जो मैं करने वाली हूँ ना, शायद वो तुम दोनों माँ बेटे ने कभी सोचा भी नहीं होगा। काव्या ये सब कुछ बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाते हैं। पुलिस वालों को देखकर गौरव और नैना की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, जिसके बाद काव्या अपनी सास से बोलती है, क्या हुआ सासू माँ, होश उड़ गए? जानना नहीं चाहोगी कि मैंने इन पुलिस वालों को कब बुलाया? मैंने इन पुलिस वालों को तब बुलाया जब तुम दोनों माँ बेटा मिलके हंस हंस के बातें कर रहे थे। तभी मैं जान गई थी कि जरूर दाल में कुछ काला है। तुम दोनों मिलकर मेरी प्रॉपर्टी को हथियाने वाले हो और इस प्रॉपर्टी के लिए तुम दोनों किसी भी हद तक गिर जाओगे। बस इसीलिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस तुम दोनों के सामने आ गई और तुम दोनों की सच्चाई भी अब उनके सामने आ चुकी है। बहुत दे लिया तुम लोगों ने अपनी बहू को धोखा। अब चलो जरा जेल में थोड़ी चक्की पीस लो। पुलिस नैना और गौरव को अपने साथ ले जाती है और थाने में बंद कर देती है। नैना और गौरव को उसके किए की तो सजा मिल ही जाती है, पर काव्या के पैर से विश्वास उड़ जाता है, जिसके बाद काव्या फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं करती, पर अपने पापा के कहने पर अपने पापा की पसंद के लड़के से शादी कर लेती है, जो पूरी दुनिया से उसके लिए लड़ता है और उसे वो सारी खुशियां देता है जिसकी काव्या हकदार होती है। तन्वी अपनी सास सरला और पति किशन के साथ रहा करती थी। तन्वी और उसका परिवार बहुत गरीब था, पर फिर भी तन्वी और उसकी सास का बस एक ही सपना था कि उनके पास बहुत सारा सोना और पैसा हो। तो वही तन्वी का सपना था कि उसके बाल सोने के हो, जैसे कि वे कहानियों में देखा करती थी। ऐसे ही एक दिन, मेरे बाल इतने काले क्यों हैं? हे भगवान, काश कि मेरे बाल भी सोने के होते, ठीक वैसे ही जैसे मैं फोन में कार्टून देखा करती हूँ। वैसे कार्टून की जिंदगी कितनी अच्छी है, उनके बाल सोने के बन जाते हैं, कभी जादुई बन जाते हैं। हाय, काश कि मेरे साथ भी कोई जादू होता और मेरे बाल भी सोने के हो जाते। तन्वी ये सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सास सरला आ जाती है और उसकी बातें सुनकर उससे कहती है, बहू, जिस दिन तेरे बाल सोने के हुए ना, उस दिन सबसे पहले मैं ही तेरे बाल काट कर बेचूंगी। पर माँ जी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ना कभी मेरे बाल सोने के होंगे और ना कभी आप मेरे सोने के बालों को काटकर अमीर हो पाओगी। इसीलिए तो कहती हूँ बहू, जो नहीं हो सकता उसके बारे में तो मत ही सोच। सोचना ही है तो वो सोच जो हो सकता है। हमारे पास बहुत सारा सोना है और हम बहुत अमीर बन सकते हैं। मैं ऊपर से नीचे सोने चांदी से लदी पड़ी रह सकती हूँ। माँ जी, जिस तरह से मेरे सोने के बाल होने का आपका सपना पूरा नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह से आपका भी सोने से लदे रहने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बार बार भूल जाते हैं कि हम लोग बहुत गरीब हैं। इतने गरीब कि अगर 1 महीने की किश्त ही जमा नहीं की तो हम लोग खाने को तरसने लगेंगे। दोनों सास बहू अटपटी बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ किशन आ जाता है और दोनों से कहता है,
बस सारा दिन आप दोनों से फालतू की बकवास करवा लो। मुझे घर आए 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और मैं यहाँ खड़े होकर 1 घंटे से आप दोनों की बेतुकी बातें सुन रहा हूँ। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। पर शर्म किस बात की किशन जी? आखिर हर इंसान को अपना सपना होता है। आपका भी तो कोई सपना होगा ना। और जिस तरह से आपका और माँ जी का अमीर बनने का सपना है, ठीक उसी तरह से मेरा भी एक सपना है कि मेरे बाल सोने के हो जाएं। तन्वी का एक ही सपना बार बार सुनकर अब किशन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन किशन घर में मिठाइयाँ लेकर आता है। आज किशन बहुत खुश होता है। किशन को खुश देखकर सरला किशन से कहती है, क्या हुआ किशन बेटा, तू तो बड़ा ही खुश नजर आ रहा है। इतने दिनों बाद बिना कहे तू घर में मिठाई लेकर आ गया। कोई खुशखबरी की बात है क्या? हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज बहुत अच्छी खुशखबरी मिली है मुझे, जो मैं आप लोगों को भी सुनाने वाला हूँ। और मुझे पूरा यकीन है मेरी खुशखबरी सुनकर आप दोनों भी खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। आप खुशी के मारे पागल हो उससे पहले अपना मुंह मीठा कर लीजिए। अब किशन अपनी माँ और बीवी को मिठाई खिलाता है। मिठाई खाने के बाद तन्वी किशन से बोलती है, हमारा मुंह तो मीठा हो चुका है, अब जल्दी से खुशखबरी भी बता दीजिए, क्योंकि मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा। माँ, तन्वी, मेरा प्रमोशन हो गया है और तो और मेरी सैलरी भी बढ़ चुकी है। क्या? सच? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अब हमारी गरीबी के दिन दूर हुए। माँ जी, अब मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगी। मैं अपने इन काले बालों को सुनहरा कर पाऊंगी और फिर सबको यही लगेगा कि मेरे बाल सोने के हैं। हाँ बहू, और मैं भी अपने लिए बहुत सारे गहने बनवाऊंगी। सरला और तन्वी की ऐसी बातें सुनकर किशन को बहुत बुरा लगता है और किशन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन किशन काम के सिलसिले से कुछ दिन के लिए घर से बाहर जाता है। इसी बीच तन्वी को पता चलता है कि उनके गांव में कोई सिद्ध बाबा आए हैं। अब जैसे ही तन्वी और सरला को उस सिद्ध बाबा के बारे में पता चलता है तो वो दोनों बाबा के पास पहुंचती हैं। माँ जी, यही वो बाबा है जिनके बारे में किशन के दोस्त की बीवी ने मुझे बताया था। ये बाबा बहुत ही पहुँचे हुए हैं। माँ जी, क्यों ना हम दोनों सास बहू भी अपना भाग बदले। जब तक किशन जी घर पर नहीं आ जाते, क्यों ना इनसे ही पूछ ले कि हम अमीर कैसे होंगे। हाँ बहू, तो बिल्कुल सही कह रही है। अब क्या था, अब तन्वी और सरला बाबा के चरणों में जाती हैं और तन्वी बाबा से कहती है, हे सिद्ध बाबा, मैंने सुना है कि आप हर किसी की मनोकामना पूरी करते। आप मेरी भी मनोकामना पूरी कर दीजिए। बस मेरी एक ही इच्छा है, मेरे बाल सोने के बन जाएं। हाँ बाबा, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अमीर बन जाए ताकि वो खुद मेरे लिए गहने लेकर आए, वो भी सोने के। बस इतनी सी बात बच्चा, ये काम तो हमारे बाएं हाथों का है बच्चा, पर इसके लिए तुम्हें हमें 2000 देना होगा। पर वो क्यों बाबा जी? मैंने तो सुना है आप किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं करते। बच्चा, तुमने जो हमारे बारे में सुना है वो बिल्कुल सही सुना है, परंतु हम तुम्हें एक जल देंगे। उस जल को जब तुम अपने बालों में छिड़कोगी तो तुम दोनों की मनोकामना पूरी होगी, जिससे तन्वी के बाल सोने के हो जाएंगे और सरला तुम्हारे पास बहुत सारे गहने हो जाएंगे। पर हम जो तुम्हें जल देंगे वो कोई साधारण जल नहीं है। उसके लिए हमें ऊंची ऊंची पहाड़ी चढ़नी होती है, कई सारे वैज्ञानिकों से मिलना होता है, तब जाकर वो जल हमें प्राप्त होता है। बस इसलिए तुम्हें हमें 2000 देने होंगे। सरला और तन्वी ये सुनकर मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए किशन ने जो पैसे जमा कर रखे थे, दोनों सास बहू उस पैसे को लेकर उस बाबा के हाथ में सौंप देती है और बाबा से वो जल ले लेती है। जिसके बाद रात को तन्वी अपने बालों में जल लगाकर सो जाती है और सरला अपने गहनों के ऊपर जल डालकर सो जाती है। अगले दिन, अरे बहू, तेरे बाल तो सच में सोने के हो गए, कितने चमक रहे हैं। लगता है बाबा का जादुई जल काम कर गया। माँ जी, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। चलिए जल्दी से अब आप मेरे थोड़े से बाल काट दीजिए ताकि हम उन बालों को बेचकर अमीर बन सके। अब क्या था, अब सरला जल्दी से अपनी बहू के थोड़े से बाल काटती है और बाजार में जाकर बेच देती है। और इस तरह से अब जब भी सरला और तन्वी को पैसे की जरूरत पड़ती तो तन्वी अपने सोने के बाल काट कर बाजार में बेच दिया करती। इस बारे में जब गांव वालों को पता चलता है
तो सभी लोग तन्वी के पीछे पड़ जाते हैं और एक दिन जबरदस्ती पकड़कर उसके बाल काटने लगते हैं। माँ जी, आप मुझे इन गाँव वालों से बचाइए। ये लोग मेरे बालों के पीछे पड़ गए। ये लोग मेरे सारे बाल काट देंगे। माँ, किशन जी। इस तरह से चिल्लाते हुए तन्वी एक झटके में उठती है और खुद को अपने कमरे में पाती है। अब तन्वी जब खुद को अपने कमरे में देखती है तो उसे समझ आता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रही थी। अब तन्वी जल्दी से अपने बालों को देखती है तो उसके बाल अब भी साधारण होते हैं। अपने साधारण बालों को देखकर तन्वी को बहुत खुशी होती है, लेकिन उसे एक चीज का दुख होता है कि उस झोंगी बाबा की बातों में आकर उसने अपने पति के बचाए हुए पैसे खत्म कर दिए। अब तन्वी अपनी सास के पास जाती है और सारी बात अपनी सास को बताती है, जिस पर सरला तन्वी से कहती है, बहू मैं सब जानती हूँ, क्योंकि मेरे गहने भी दुगने नहीं हुए। उस बाबा ने हम दोनों सास बहू को ठग लिया, हमें लूट लिया। दोनों सास बहू बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ किशन आता है और उन दोनों से बोलता है, माँ तन्वी, आप दोनों को जिस बाबा ने ठगा था वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था, और ये सब मैंने आप दोनों को सबक सिखाने के लिए किया था। और आप दोनों की बातों को सुनकर मुझे लगता है कि आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसलिए आप दोनों से गुजारिश है कि जितना है उतने में खुश रहो। मैं आप दोनों के सारे सपने पूरे कर दूंगा, पर आप दोनों ऐसे सपने ना देखो जो कभी पूरे नहीं हो सकते। इंसान को हमेशा हकीकत में जीना चाहिए, न कि सपनों में। किशन की बात सुनकर तन्वी और सरला को समझ आ जाता है, जिसके बाद वो ऐसे बेतुके ख्याल अपने दिमाग से निकाल फेंकती हैं। गर्भवती चुड़ैल। एक बार की बात है, हीरापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी जो कि गर्भवती थी। वो रात में 12 बजे के बाद जो भी कोई गांव से बाहर आता, चुड़ैल उन्हें पकड़कर मार दिया करती थी। वहीं उसी गांव में सीता नाम की एक औरत अपने पति और सास ससुर के साथ रहा करती थी। सीता पेट से थी। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, तू मेरे बेटे से बोल दे कि वो तुझे डॉक्टर के पास ले जाए और जाकर तेरा टेस्ट वगैरह करवा दे और पता करे कि तेरे पेट में क्या पल रहा है, बच्चा लड़का है या लड़की। पर माँ जी, ये तो अपराध है, मैं ये अपराध नहीं कर सकती। अरे शादी में दहेज लेकर तो आई नहीं और मुझे चली है तो पाप पुण्य का ज्ञान पढ़ाने। जितना बोल रही हूँ उतना कर। दहेज नहीं दिया तो कम से कम पोता तो दे सकती है ना। माँ जी, पर वो नहीं मानेंगे, और आप इतना कह रहे हैं तो मैं एक बार राकेश जी से इस बारे में बात करूंगी। इतना बोलकर सीता अपने कमरे में चली जाती है और सीता का ससुर उसकी सास के पास जाकर उससे बोलता है, अरे भाग्यवान, तेरी अक्ल पर पत्थर पड़े हैं क्या? तू उसे क्यों कुछ बोल रही है? मेरी मान तो तू खुद उसे हॉस्पिटल ले जा और जांच के बहाने पता करवा ले कि बहू के पेट में लड़का है या लड़की, और अगर लड़की होगी तो वहीं पर डॉक्टर को पैसे देकर बच्चा गिरा देना। आप सही कह रहे हैं, मुझे ये काम खुद ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये करमजली मेरे वंश को आगे नहीं बढ़ने देगी। एक तरफ सीता की सास उसके बच्चे को मारने का प्लान बना रही होती है तो दूसरी ओर रात के 12 बज जाते हैं। राकेश अब तक घर नहीं आता। अब सीता परेशान हो जाती है और राकेश को फोन करती है। राकेश जी, रात के 12 बज चुके हैं, आप अब तक घर क्यों नहीं आए? आपको तो पता है ना कि गांव के बाहर एक गर्भवती चुड़ैल का पहरा है जो रात के 12 बजे वहाँ से आने जाने वाले हर इंसान को मारकर खा जाती है। मुझे पता है सीता, पर ऑफिस में आज काम ही इतना था कि मुझे लेट हो गया आने में, और यहाँ कहीं रुकने का कोई ठिकाना नहीं था। बस आज इसलिए लेट हो गया। पर तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास काजी साहब का दिया हुआ ताबीज है, वो चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इतना बोलकर राकेश फोन रख देता है और घर के लिए निकल पड़ता है। राकेश घर आ ही रहा होता है कि रास्ते में वो देखता है कि खंबे की लाइट अपने आप जल और बुझ रही होती है। अब उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। डर के मारे राकेश के शरीर से पसीना चूने लगता है, पर फिर भी वो हिम्मत करता है और आगे बढ़ता है। तभी एक पत्थर से उसको ठोकर लग जाती है और वो मुंह के बल नीचे गिर जाता है। इसी बीच उसके गले में पड़ा लॉकेट
टूट कर कहीं गिर जाता है। लॉकेट के टूटते ही चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आज बहुत दिनों बाद मुझे शिकार मिला है। मुझे और मेरे बच्चे को बहुत भूख लग रही है। आज हम तुझे मार कर खाएंगे और अपना पेट भरेंगे। मुझे छोड़ दो, मेरी बीवी पेट से है, मेरी बीवी बच्चों को मेरी जरूरत है। मुझे तेरी बीवी और बच्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने बच्चे से फर्क पड़ता है। मेरा बच्चा बहुत भूखा है, मुझे इसे खाने को देना है। इतना बोलकर चुड़ैल राकेश को मार देती है। राकेश को गए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि सीता की सास उसका टेस्ट करवाती है और उसे पता चलता है कि सीता एक बेटी को जन्म देने वाली है। अब सीता की सास उसके बच्चे को गिराने की बहुत कोशिश करती है, पर सीता ऐसा नहीं होने देती। जिसके बाद एक दिन सीता की सास सीता को बहला फुसलाकर अपने साथ मंदिर ले जाती है और उसे गांव के बाहर अकेला छोड़कर आ जाती है। सीता कभी गांव से बाहर नहीं गई थी, इसीलिए उसे अपने घर का रास्ता नहीं पता था, जिस वजह से रात को वो अकेले गांव के बाहर भटक रही होती है। रात भी काफी हो जाती है। अब आसपास उसे कोई नजर नहीं आ रहा होता। अब देखते ही देखते रात के 12 बज जाते हैं और अब उसे चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल की आवाज सुनकर सीता अपने और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है कि तभी वो गर्भवती चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। क्यों मुझसे भागने की कोशिश कर रही थी? मेरे हाथों से आज तक मेरा कोई भी शिकार भाग नहीं पाया। देखो देखो, तुम मेरे पति को पहले ही मार के खा चुकी हो। अब मेरे बच्चे पर तरस खाओ। भले ही तुम मुझे मार देना, पर मेरे बच्चे को तो बख्श दो। आखिर तुम भी तो एक गर्भवती हो, तुम्हें तो एक माँ का दर्द पता ही होगा। वैसे भी मेरे सास ससुर मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं और अब तुम भी। सीता की दुख भरी कहानी सुनकर चुड़ैल रुक जाती है, पर उसकी भूख उसे कुछ नहीं सोचने देती। जिसके बाद चुड़ैल सीता के ऊपर हमला करने लगती है। चुड़ैल सीता के ऊपर जैसे ही हमला करने जाती है, वैसे ही उसको प्रसव दर्द होने लगता है। चुड़ैल दर्द के मारे जमीन पर गिर जाती है। चुड़ैल की सारी शक्तियां भी उस समय कमजोर पड़ जाती हैं। चुड़ैल को दर्द से छटपटाते देख सीता से रहा नहीं जाता और वो उसकी मदद करती है। कुछ देर बाद चुड़ैल एक भूतिया बच्चे को जन्म देती है। सीता उस बच्चे को चुड़ैल की गोदी में दे देती है और चुड़ैल से बोलती है, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। सीता, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें मारने की कोशिश की। मैं भी तुम्हारी तरह कभी एक इंसान थी, परंतु जब मैं गर्भवती हुई तब मेरे सास ससुर को पता चला कि मैं एक लड़की को जन्म देने वाली हूँ, जिसके बाद उन्होंने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, परंतु उनकी इस कोशिश में मेरा बच्चा तो नहीं मरा, पर मैं मर गई और मेरे साथ मेरे बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। चुड़ैल बनने के बाद भी मैं गर्भवती रही। मैं अपनी भूख शांत करने के लिए लोगों को मारने लगी ताकि मैं अपने शैतान बच्चे की भूख खत्म कर सकूं। आज मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा छीनने वाली थी, पर फिर भी तुमने मेरे बच्चे और मेरी जान बचाई। मैं हमेशा अब तुम्हारे साथ रहूंगी। अब तुम पर कभी भी कोई खतरा नहीं आएगा सीता। अब जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, तुम बस एक बार मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल अपने बच्चे को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सीता अपने घर जाती है और अपने सास ससुर से अलग हो जाती है। अपनी बहू को जिंदा देख उन दोनों को बहुत हैरानी होती है। इसके बाद सीता उन्हें सारी सच्चाई बताती है। अब चुड़ैल के डर की वजह से उसके सास ससुर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करते और उसे उसका हिस्सा दे देते हैं। अपना हिस्सा लेकर सीता वहाँ से चली जाती है और अकेले ही अपना गुजारा करती है। और अब जब भी सीता के ऊपर कोई भी मुसीबत आती तो गर्भवती चुड़ैल अपनी शैतानी बच्चे के साथ आकर सीता की हमेशा मदद करती है।